सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण को देखा था हमने। उसके बाद हमने संविधान की अनुसूचियां देखी। उसके बाद हमने भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्रों को देखा। उसके बाद हमने भाग 2 में नागरिकता को देखा। तो आज हमारे सामने संविधान का भाग 3 आया है और जिसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। यानी कि संविधान का जो भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, यहां पर से एक दो प्रश्न वैसे ही बन जाते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप कहेंगे भाग 3 में है। ठीक है ना। उसके बाद मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पिछली चीज से आपकी आगे आने वाली चीजें स्ट्रोंग होती जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार यानी कि इसको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता ही है, मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना हमारे देश में जो ली गई है वो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है। अब होता क्या है, जो मौलिक अधिकार है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार को कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या था, मैं आपको बता दूं। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के एक राजा हुए जिनका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का एक प्रपत्र जारी किया था, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है ना। यानी कि ब्रिटेन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रपत्र जारी किया गया था और जिसे क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। और सेम यही है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का जो संरक्षण करता है उसे भी हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। ठीक है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि संविधान मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा पिछला भी रिवाइज करा देता हूं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, जिन्हें कि आज हम देखेंगे और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे नागरिकों को। ठीक है। लेकिन 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, एक अधिकार को कम कर दिया गया और उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। अब उसे हटा करके 300A में रख दिया गया है, जो कि अब एक विधिक कानून बन गया है। ठीक है ना। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर ये पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहेंगे 7। वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? आप कहेंगे 6। और जो 7वां मौलिक संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया था? तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब वर्तमान में हमारे पास कितने बच गए हैं? 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, वो मौलिक अधिकार कौन कौन से 6 हमारे पास हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, पहले 12 और 13 को हम देख लेते हैं कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 12 है उसमें मौलिक अधिकार एवं राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि राज्य की परिभाषा दी गई है इसमें, और राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य, संसद एवं राज्यों की विधायिका सभी भारत सरकार के नियंत्रण में रहेंगी। इस चीज का उल्लेख किया गया है। तो आप सिंपल अपने शब्दों में याद कर लीजिएगा कि 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों का
वर्णन किया गया है कि जो मूल अधिकारों का जो कानून एक्चुअली संविधान लागू होने से पहले से थे, अगर वर्तमान में क्या उनकी जरूरत है या नहीं है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारी, उसको अपना तर्क देने का पूरा अधिकार है। तो ये कह सकते हैं कि मतलब विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार के विधियों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की मतलब लागू होने की विधियों का वर्णन किया गया है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 तक जाएंगे। ठीक है, यहां पर ही इनको ही हमने 6 भागों में बांटा हुआ है। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारे पास अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। ठीक है ना, राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो समता का अधिकार पहला अधिकार है हमारा, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कहा गया है इन समानता के अधिकार में? तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 आता है। इसमें क्या बात कही गई है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, अर्थात आपको यहां पर जान लेना होगा कि विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। ठीक है, कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का निर्माण करेगा तथा उसी तरह समान रूप से उसे लागू भी करेगा। यानी कि राज्य का मतलब यहाँ पर संघ से भी है और राज्यों से भी है। ठीक है ना, तो जो भी कानून का निर्माण किया जाएगा वो सभी प्रकार के लोगों के लिए एक जैसा होगा और उसको लागू भी एक ही प्रकार से किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? आप कहेंगे अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, सिंपल शब्दों में याद रखना है, विधि के समक्ष समानता यानी कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का कानून का निर्माण करेगा। तो ये एक अधिकार है समानता के अधिकार के अंतर्गत, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई भी राज्य है या फिर हमारा देश है, ठीक है ना, संघ है, तो वो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकता है? भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझना है कि जाति, लिंग, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो सरकारी सेवाएं हो, नौकरियों की बात हो। ठीक है ना, तो राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर एक दो चीजें आप लोगों के माइंड में आ जाती होगी कि अगर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है तो महिलाओं को किसी नौकरी में क्यों आगे बढ़ा दिया जाता है, उनको एक, या फिर SC ST के लोगों को क्यों आरक्षण दिया जाता? तो उसके लिए प्रावधान है कि जो समाज में हमारा देश में महिलाओं की स्थिति क्या रही है, थोड़ा डामाडोल रही है, तो उसको उठाने के लिए 15(3) में स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जिसमें आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में महिलाओं को भी क्या दिया जाता है? एक आरक्षण दिया जाता है, ताकि वो क्या हो सके? इक्वल आ सके पुरुषों के। और इसी के साथ जो 14(4) है, सॉरी 15(4) है, उसमें SC और ST वर्ग के लोगों को, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या करे गए हैं? विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो 15(4) में SC और ST और पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बातें की गई है, ताकि उनका जो सामाजिक जीवन है वो उठ सके। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 में क्या है, तो आप कहेंगे कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आपकी समझ में आ गया है कि सभी लोगों को एक प्रकार का कानून बनाएगी राज्य या संघ। उसके बाद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, ठीक है ना, के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है? भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर प्राप्ति का अधिकार होगा। यानी कि अवसर की समानता, अगर किसी भी पद पर कोई भी पद आता है तो उसके लिए अवसर के लिए, उसकी पद की प्राप्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं
कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ग्रुप सी का एग्जाम भरते हैं तो उसकी योग्यता क्या है, 12वीं पास। तो 12वीं पास के प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस पद के लिए अहरकारी हैं, उस पद को आवेदन करने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ लोग नहीं भर सकते हैं, कुछ भर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, यानी कि समान अवसर सभी को क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना। तो अवसर की समानता आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं जो हमारे देश में प्राचीन काल से फैली हुई है। ठीक है, तो अस्पृश्यता, छुआछूत और ये कह सकते हैं कि किसी को नीचा दिखाना या अपशब्दों का यूज करना। ठीक है, तो ये अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है, क्योंकि संविधान में अस्पृश्यता का स्पष्ट अर्थ तो नहीं व्याख्या की गई है, लेकिन इसका हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो क्या है कुरीतियां या अंधविश्वास है, उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई अस्पृश्यता को अपनाता है अपने जीवन काल में तो उसको दंडनीय अपराध घोषित किया जाता है। ठीक है ना, तो उसे दंड अपराध दिया जाए, अपराध की श्रेणी में उसे लाया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया है, अनुच्छेद 17। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, 16 में है। जाति, लिंग, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में। और विधि के समक्ष समानता यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक जैसा ही कानून राज्य बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 17 देख लिया, अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद अनुच्छेद 18 है। इसमें क्या क्या है कि आप सिंपल ऐसे याद रख लीजिए कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक है, और उपाधियां भी सिर्फ दो ही प्रकार की ली जा सकती हैं, एक सैन्य उपाधियां मिलती हैं और दूसरा क्या है, अकेडमिक उपाधियां ली जा सकती हैं हमारे देश में। इसके अलावा कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो उपाधियों का क्योंकि क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत। तो दोस्तों हमारे जो ये अधिकार थे अनुच्छेद 14 से 18 तक, तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं, आप कैसे याद रखेंगे। 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कि सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा राज्य। ठीक है, 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता यानी कि लोक नियोजन के विषय में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, अवसर की समानता यानी कि अनुच्छेद 16 में। ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। बहुत बार पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और उपाधियां भी सिर्फ दो प्रकार की हैं हमारे देश में, एक सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं और दूसरा अकादमिक उपाधियां दी जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति विदेशों से क्या नहीं ला सकता है, उपाधि, बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपकी समानता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा अधिकार है। पहला तो समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब जो दूसरा अधिकार आता है उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। देखो समानता का अधिकार 14 से 18 तक था और स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 क्या है कि वो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, वाक अभिवृद्धि की स्वतंत्रता यानी कि वाक स्वतंत्रता कह सकते हैं आप, तो विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान करती है, जो कि क्रमवार निम्न है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार की अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता मनुष्य को है, नागरिक को है, भारतीय नागरिक को। तो अनुच्छेद 19A के तहत विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है मनुष्य को, और वही विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। ये नहीं है कि किसी को हम कोई प्रॉब्लम हो रही हो और हम उस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, क्योंकि एक चीज कही गई है, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक किसी की स्वतंत्रता का आप क्या नहीं कर रहे हैं, दोहन नहीं कर रहे हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति की जो बात है वो 19(1) में कही गई है। साथ ही साथ जो प्रेस की स्वतंत्रता है,
ठीक है, जो हमारी मीडिया है, प्रेस की जो स्वतंत्रता उसको भी 19A के अंतर्गत रखा गया है। और सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार 2005 से लागू हुआ था सूचना का अधिकार। ठीक है, तो सूचना का पाने का अधिकार भी आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? 19A देता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे 19A में है। ठीक है, या 19A भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है कि 19(2) के तहत शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होना या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को है। ठीक है ना, शांतिपूर्वक तरीके से, यानी कि बिना शस्त्रों को एकत्र किए हुए आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन या सम्मेलन करने की आपको क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपको विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विचार की अगर आपको स्वतंत्रता मिलती है तो दूसरा आपको क्या मिल रहा है? 19(2) के तहत शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आपको क्या है? बिना शस्त्रों के स्वतंत्रता है। अब आप सम्मेलन जब कर सकते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? 19(3) के तहत ये कहा गया है कि आप कोई भी संघ बनाने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है ना, किसी प्रकार के संघ बनाने की आपको क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब आपका संघ बन जाता है तो 19(4) के तहत आप कहीं भी देश के भूभाग पर क्या कर सकते हैं? आवागमन की आपको क्या है? स्वतंत्रता है, यानी कि आप उस देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो 19(5) के तहत आपको निवास की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आप वहां पर निवास कहीं भी कर सकते हैं, देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। और 19(6) के अंतर्गत अगर आप वहां निवास कर सकते हैं तो आपको व्यापार एवं रोजगार की भी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 19 के तहत की अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की जिसमें बात की गई है। तो उसमें 19(A) के तहत क्या? प्रेस की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति और सूचना की बात कही है, सूचना पाने का अधिकार की। 19(2) के अंतर्गत शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्र होना और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको। 19(4) में आपको घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है देश के अंतर्गत। और 19(5) के तहत आपको निवास की स्वतंत्रता दी गई है देश के अंतर्गत। और 19(6) के अंतर्गत आपको व्यापार, व्यवसाय, रोजगार की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 की हमने यहाँ पर बात की। तो सिंपल आप कहेंगे कि विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19 में विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके पार्ट मैंने आपके सामने रख दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, कि अपने दोष को सिद्ध करने के संरक्षण प्रदान किया जाता है भारतीय नागरिकों को। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ये नहीं है कि एक बार उसने अपराध किया और उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से क्या दिया जा रहा है? दंड दिया जा रहा है। नहीं, एक अपराध के लिए एक बार ही क्या मिलेगी? जो भी उसकी सजा होगी वही मिलेगी। ठीक है ना, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज, अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगी, यानी कि जो उस समय कानून होंगे उस सजा के लिए, उस अपराध के लिए जो भी कानून बनाए गए होंगे उसी के तहत सजा मिलेगी। ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है कि किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध नागरिक न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। तो इसमें आपने देखा कि एक सजा के लिए मतलब एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलती है। ठीक है, और सजा भी तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत दी जाएगी, यानी कि उस समय उस सजा के लिए कौन सा कानून है, ठीक है, उसके तहत दी जाएगी। ये नहीं कि पहले तो ऐसा दिया जाता था और अब नहीं, क्योंकि कानूनों में चेंज होता रहता है समय समय पर। ठीक है ना, संसद के द्वारा। तो तत्कालीन कानूनी व्यवस्था के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि अपने खिलाफ न्यायालय में मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो दोष सिद्धि के लिए संरक्षण प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 20 के तहत। तो आप इस चीज को इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 21, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है वो है भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, इसको ये भी कह सकते हैं
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? 21 में। या फिर जीने का अधिकार, इसको ये कह सकते हैं, आपको जीने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? 21 के। और जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप पशुवत आचरण में हो, एक जो एक ये कह सकते हैं एक रिस्पेक्टेड आदमी की तरह आपको क्या है, जीने का पूरा अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार देते हैं। ठीक है, तो आपको एक मतलब इज्जत की जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना। इसीलिए पशुवत आचरण से भिन्न होकर के, क्योंकि जी तो पशु भी रहे हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि शिक्षा के बिना आदमी क्या है, पूर्ण मनुष्य नहीं है। इसीलिए शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था 21A में। ठीक है, जीने के अधिकार के साथ साथ। तो अनुच्छेद 21 क के तहत या 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है ताकि मनुष्य एक रिस्पेक्टेड आदमी बन सके। ठीक है, और वो समाज में एक रिस्पेक्टेड आदमी की तरह जी सके। ठीक है, तो ये हम कहा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो आप बोलोगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21A में क्या है, निःशुल्क शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये कब जोड़ा गया, 21A कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 में आपने देखा कि भारतीय नागरिकों के अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 22 में क्या लिखा गया है कि कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान किया गया है। गिरफ्तारियों में भी नागरिकों को क्या मिलता है, संरक्षण प्रदान किया गया है। कि जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तार किए जाने का उसको पहले क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना होगा, न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, ताकि जो गिरफ्तार हुआ है जो व्यक्ति, उसके औचित्य का पता लगाया जा सके कि उसने दोष किया है या नहीं है। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि जिसको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है जिस व्यक्ति को, उसे अपने पसंदीदा वक्ता या फिर वकील कह सकते हैं आप, वकील से सलाह लेने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 गिरफ्तारियों पर क्या करता है, आपका को संरक्षण देता है, गिरफ्तारियों पर संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये थी आपकी स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि 19 से आपके कहां तक थे, 22 तक। तो आपने 19 में देखा विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में आपने देखा कि दोष सिद्धि के लिए अधिकार दिए गए हैं आपको, दोष सिद्धि के संरक्षण के लिए कि एक मतलब एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी और तत्कालीन कानून उपबंधों के तहत सजा दी जाएगी। और अपने खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में आपने देखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। और 21A में आपने देखा निःशुल्क 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। और उसके बाद अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारियों की मतलब संरक्षण प्रदान किया गया, नागरिकों को गिरफ्तारी के में भी संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो वो चीजें मैंने आपको समझाई। तो ये थी आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं अगला है हमारे सामने तीसरा जो अधिकार है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कि शोषण के विरुद्ध भी आपके कुछ अधिकार हैं, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, तो पहला समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है। बलात्श्रम, ठीक है, और दुर्व्यापार यानी कि जो मानव की जो तस्करी, खरीदारी, बेगारी, जो ये सारी चीजें होती हैं और उससे उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है। उनके साथ जबरदस्ती करके उनको बेचा जाता है या उनका शोषण किया जाता है। इसमें महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब ही सिंपल यहाँ पर यही है, खरीद फरोख्त, मानव की खरीद फरोख्त, और बलात्श्रम
यानी कि जो शोषण किया जाता है कार्यों में जबरदस्ती, ठीक है ना, बलात् श्रम को क्या कर दिया गया है, प्रतिषेध कर दिया गया है, ठीक है। और ऐसा करना दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। तो दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध किया गया, यानी कि आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 23 के तहत, नहीं तो वो दंडनीय अपराध घोषित होगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 में स्पष्ट बात कही गई है कि जो 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे होते हैं से कम वाले बच्चे होते हैं, उनको कारखाने, खनन या फिर किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करना दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। तो आज की डेट में तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले बहुत था ये कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को क्या, इसीलिए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखानों में या फिर खनन क्षेत्रों में यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शोषण नहीं कर सकते यानी कि बच्चों का, ठीक है। तो 23 और 24 आपको क्लियर हो गया कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध आपका अनुच्छेद 23 में किया गया है, और 24 में 14 साल से कम के बच्चों को कारखानों, खनन और जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त करने का दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपने 3 देख लिए, 14 से 18 आपने समानता का अधिकार देखा, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आपने 19 से 22 तक देखा, और 23 और 24 में आपने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा। दोस्तों अब अगला देखते हैं जो अधिकार है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया है कि वो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अब अनुच्छेद जो 25 है, इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी धर्म को मानने में की स्वतंत्रता है उसको, ठीक है। हम बाध्य नहीं कर सकते उसको कि आप हिंदू धर्म ही अपनाइए या मुस्लिम धर्म ही अपनाइए या सिख या बौद्ध या जो भी है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, और वो उसका क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे पहला तो यही कि कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 25 में दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक सरदारों से या सिख लोगों से एक प्रश्न उठ जाता है कि सिख लोगों को मतलब जो कृपाण रखने, कृपाण एक वैसे कृपाण होता है जो मतलब चाकू टाइप का, ठीक है, वो रखने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 25 ही देता है। कई बार आपने देखा होगा कि बिना हेलमेट सरदार लोग जो पगड़ी पहन के चले जाते हैं और वो उनका चालान नहीं होता, और आप बिना हेलमेट पहन के जाओगे तो आपका चालान हो जाएगा। तो उनको वो अधिकार दिया गया है, पगड़ी बांधने का अधिकार उनको है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के इस वजह से उनका चालान नहीं होता है हेलमेट के मामले में, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 देता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 26 के तहत भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा विधि सम्मत संपत्ति अर्जित करके स्वामित्व रखने एवं नियंत्रण का अधिकार है। यानी कि सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं कि 25 के तहत तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और 26 के तहत उस धर्म के लिए हम संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, कि उसकी संस्थाएं हम खोल सकते हैं, उस धर्म की संस्थाएं खोलने का भी आपको क्या दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 27 ये बात का प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि सिंपल से शब्दों में आप ऐसा समझिए दोस्तों कि अनुच्छेद 27 आपको ये कहता है कि आपको कोई मतलब जो चंदा या फिर कर होता है उसे देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कर देने के लिए किसी संस्था को या किसी धार्मिक संगठन को आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्या है, दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा समझ लेना, आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी भी संस्था को, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 28 स्पष्ट बात कहता है कि राज्य विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य विधि से जो संचालित जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं उनमें आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, साथ ही साथ उसको किसी धर्म के उपदेश सुनने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आपके क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, जिसमें आपने देखा अनुच्छेद 25 आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 26 आपको उस धर्म के लिए संस्थाएं खोलने का क्या देता है, अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 27 आपको किसी धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं करता है, यानी कि आप किसी धर्म के उत्थान के लिए कर देने के लिए आप बाध्य नहीं हो,
और अनुच्छेद 28 के तहत राज्य विधि से संचालित कोई भी विद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, धर्म की शिक्षा नहीं देगा। तो इस चीज का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों हमने देखा समानता का अधिकार जो देखा हमने 14 से 18 तक देखा, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार देखा हमने 19 से 22 तक, उसके बाद शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने अनुच्छेद 23 और 24 में देखा, और उसके बाद 25 से 28 तक हमने क्या देखा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा। तो दोस्तों अगला जो अधिकार आ रहा है वो आ रहा है 5वां अधिकार है आपका, और उसका नाम है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और विशेषकर जो ये जो अधिकार है ये 5वां, ये है अल्पसंख्यकों के लिए। सबसे पहली बात, आपको अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम होती है, तो उनके लिए ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 29 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। जो बहुसंख्यक होते हैं उनकी तो बनी ही रहती है, लेकिन जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, पूरा क्या है, अधिकार है, ठीक है। और ये किसके लिए बात की गई है, अल्पसंख्यकों के लिए की गई है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के संवर्धन को किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 29 को, कि उनको भी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, पूरा अधिकार है, अनुच्छेद 29 कहता है। और अनुच्छेद 30 यही कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षिक संस्थान खोलने तथा उसके प्रशासन करने का भी अधिकार है। वो क्या कर सकते हैं, अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेदों में किया गया है, 29 और 30 में। 29 के तहत वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बना सकते हैं, और 30 के तहत वो क्या कर सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उनका प्रशासन का अधिकार भी उन्हें दिया जाता है। तो दोस्तों 5वां जो अधिकार है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, हम कंटिन्यूअसली हमने अनुच्छेद 30 तक पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। आपने देखा 14 में विधि के समक्ष समानता आपने देखी, 15 में आपने लिंग, जाति, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी के साथ क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। आप भी मेरे साथ थोड़ा सा रिपीट करिएगा। 15 में आपने लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है, ठीक है ना। उसके बाद 17 में अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया है। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उसके बाद जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आता है उस 19 से 22 तक है। 19 में आपने देखा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में दोष सिद्धि के लिए नागरिकों को क्या दिए गए हैं, दोष सिद्धि के लिए नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी, कुछ अन्य इस प्रकार से। उसके बाद अनुच्छेद 21 के तहत हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है। और 21A में निःशुल्क 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी में भी नागरिकों को क्या दिए गए हैं, कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा, ठीक है। और अपने मनपसंद का वकील से सलाह लेने की स्वतंत्रता दी गई है अपराधी को, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। तो 23 में हमने देखा दोस्तों कि बलात्श्रम को क्या किया गया है, निषेध किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में हमने देखा कि आपका 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को खनन हो गया, कारखाने हो गया, या किसी इसी प्रकार के बाल श्रम कह सकते हैं दोस्तों हम, कि बाल श्रम को निषेध किया गया है, ठीक है ना, अनुच्छेद 24 के तहत। उसके बाद हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने देखा कि
अनुच्छेद 25 कहता है कि आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 के तहत आप उस धर्म के लिए क्या संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 27 के तहत आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 28 के तहत आप मतलब राज्य विधि से संचालित किसी भी विद्यालय में या शैक्षणिक संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उसके बाद आपने अनुच्छेद पांचवा अधिकार देखा, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। तो अनुच्छेद 29 में आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और यह किसके लिए, यह अधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है जो भाषा, लिपि या संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक है, ठीक है, जिनकी संख्या कम है। यानी कि अल्पसंख्यकों के उद्धार के लिए कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है, 29। और 30 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के शैक्षिक संस्थानों को खोलने और उनमें प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये 5 अधिकार हो गए दोस्तों। अब हमारा आता है छठा अधिकार, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये एक्चुअली 32 से 35 तक है। अब आप लोगों को यहाँ पर बात आ रही होगी कि एक अनुच्छेद 31 कहाँ गया, तो आप 31 को निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है, जिसे 300A में रख दिया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आ रहा है वो अनुच्छेद 32 से 35 तक है। तो मैं आपको ये कह देता हूं कि जो ये 32 है, डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता थी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसके बिना संविधान अधूरा है। उनके अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा या हृदय है। तो संविधान की आत्मा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर 2 प्रश्न आते हैं, सिंपल सी बात है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है प्रस्तावना। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32, क्योंकि इसके तहत आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके तहत आप मतलब अगर आपकी जितने भी ये 5 जो अधिकार हैं, अगर इनका हनन होता है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, ठीक है। तो यही बात कही है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निर्धारित करता है। तो भारतीय मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। और कौन सा अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत। और 32 के तहत रिट दायर की जा सकती है, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 32 आप समझ गए हैं कि जितने भी अगर ये हमारे अधिकारों का हनन होता है उसके तहत हम कानूनी कार्यवाही अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, कि शरण में जा सकते हैं, वहां पर अपीलें कर सकते हैं, ठीक है। तो रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो रिट या याचिकाएं बोलते हैं, जो ये होती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। तो जो ये याचिकाएं हैं, इनके क्या क्या नाम है यहाँ पर से आपको पता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि अगर किसी आदमी को बंदी बनाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको यह अधिकार दिया जाता है कि उसको 24 घंटे के अंतर्गत क्या करना होता है, न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, ताकि उसके अपराध के औचित्य को जाना जा सके कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में अपराधी को पेश करना, ठीक है दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। उसके बाद परमादेश, परमादेश ऐसे मतलब अधिकारी को दिया जाता है जो अपने कार्यों से क्या हो जाता है, जो अपने सार्वजनिक कार्यों से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है, यानी कि अपने सार्वजनिक कार्य जो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको भेजा जाता है ताकि वो अपने कार्य का निर्वहन कर सके। तो परमादेश ऐसे अधिकारी या पदाधिकारी को भेजा जाता है जो अपने सार्वजनिक कार्यों से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है रोक लगाना, ठीक है दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को क्या किया जाता है, रोक लगाई जाती है और ये कहा जाता है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है ना। या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने क्षेत्र से बाहर काम ना करे, या फिर जो शीर्ष न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके कार्य क्षेत्र से बाहर कार्य करने पर रोक लगाते हैं, ठीक है ना।
उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ रहा है उत्प्रेषण। तो यह लेख सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। और उत्प्रेषण उसमें क्या होता है कि जो बहुत लंबे टाइम से क्या होते हैं, जो मतलब ये केस लंबित पड़े हुए हैं, उनको अपने मतलब शीर्ष न्यायालय को भेजने की बात करता है कि ताकि उन केसों का भी क्या करा जा सके, निस्तारण किया जा सके। और लास्ट है आपका अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा ऐसे पदाधिकारी को भेजा जाता है कि जो संवैधानिक रूप से उसका क्या नहीं होता है, उस पद के योग्य नहीं होता है। तो उससे पूछा जाता है कि आप किस योग्यता के आधार पर इस पद पर बैठे हुए हो। तो इस प्रकार की जो दोस्तों हमारे सामने याचिकाएं आती हैं, ठीक है, तो इनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा है। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिकाएं दायर की जा सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर रखना है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी याचिका आप दायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 32 आपने देख लिया। अनुच्छेद 33, 34 और 35, इसमें ये कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया गया, कुछ अधिकारों को वो किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 33 है, आप थोड़ा सा माइंड कीजिएगा। अनुच्छेद 33 आपका ये कहता है कि जो सशस्त्र सेनाएं होती है हमारी या पुलिस होते हैं, तो इनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, विधि बनाकर सीमित किया जाता है, ठीक है ना। संसद में विधि बना करके इनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है, ताकि गोपनीयता और डिसिप्लिन को बनाया जा सके, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो 34 है, 34, उसके तहत अगर किसी क्षेत्र में सैन्य शासन चल रहा है तो वहां के नागरिकों के भी संसद में विधि बना करके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, अल्पीकरण यानी कि कम कर दिए जाते हैं उनके, ठीक है। तो 33 और 34 आपके समझ में आ गए हैं। और 35 में क्या है, विभिन्न प्रकार के मतलब जो ये हमारे अधिकार हैं, इनकी क्या की गई है, इनके ऊपर कानून कैसे बनाए जाते हैं, उनका विस्तार किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मौलिक अधिकार अब समझ में आ चुके होंगे। 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ संशय होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊं। और जहां पर एक बार आप वीडियो को पुनः देखिएगा, जरूर समझ में आपके आएगा। तो आपका समय शुभ हो, आपका भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।